6 नवंबर 1947 का दिन कश्मीरी ज़मीन के लिए एक दर्दनाक मोड़ साबित हुआ, जिसने उस खूबसूरत वादी को एक ऐसे मैदान जंग में तब्दील कर दिया जहां दिलों को गमगीन कर देने वाले वाक़यात ने एक नई तारीख रकम की। बच्चों और बूढ़ों पर मुश्तमिल कई ऐसे काफिले थे जो मन में अरमानों के दीप जलाए और आंखों में एक खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए जम्मू से सियालकोट के लिए रवाना हुए, मगर कभी भी सियालकोट ना पहुंच सके। जैसे ही सूरज ने पहाड़ों की चोटियों पर अपनी किरणें बखेरना शुरू की, अमन की चादर में दरारें आने लगी और एक सदियों से कायम सुकून और इत्मीनान को चैलेंज करने वाले खौफनाक शोर ने सर उठाया। उस सरजमीन पर जो तारीख और सकाफत की गहराइयों में दफन है, एक कदीम तनाज़ा भड़क उठा जो लाखों मुसलमानों की जिंदगियां निगल गया। आसमानों पर छाई काली घटाएं जब तेज हवाओं के साथ झुकने लगी, तब लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे बेबसी के आकाश पर गए और एक मरतबा फिर इंसानियत की बुनियादें हिली। इन्फामस कोबी की ये वीडियो उस दर्दनाक दिन के दिलखराश वाक़यात, पेचीदा सियासी खेल, तनाज़े की बुनियाद और कश्मीरी अवाम की साबित कदमी की अक्कासी करेगी। मैं हूं अदनान शमीर और आप देख रहे हैं इन्फामस कोबी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तक़सीम हिंद के बाद मुसलमानों के लिए खतरा हर लम्हे बढ़ रहा था, क्योंकि गैर मुस्लिम मुहाजिरीन के हिजूम उन इलाकों से जम्मू में आना शुरू हो गए जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले थे। मार्च 1947 में पंजाब के शहरों रावलपिंडी, अटक, मरी, बन्नू और हज़ारे में होने वाले फसादात के बाद पनाह गज़ीनों की बड़ी खेप अप्रैल में जम्मू पहुंची। लेकिन यह सिलसिला 1947 के आखिर तक शिद्दत अख्तियार कर गया, जब तकरीबन 1,60,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान के मगरबी इलाकों से जम्मू चले गए। तकसीम के दौरान बदअमनी के सबब सियालकोट के ज्यादातर गैर मुस्लिम जम्मू हिजरत कर गए। सियालकोट और जम्मू जुड़वा शहरों की हैसियत रखते थे। डोगरा अक्सरियती शमाल मशरकी सियालकोट के लोग सकाफती और लसानी तौर पर गुरदासपुर और जम्मू के हिंदू डोगरों से जुड़े हुए थे। जैसे ही पंजाब का बाउंड्री अवार्ड जारी हुआ और फसादात शुरू हुए, सियालकोट के 1 लाख से जायद बशिंदे जम्मू हिजरत कर गए। सितंबर के वक्त तक सिर्फ जम्मू में 65,000 मुहाजिरीन जमा हो चुके थे। उनकी आमद के साथ ही फिरका वराना कशीदगी अपने अरूज पर पहुंच गई। ये मुहाजिरीन मुसलमानों के मजालिम की लर्ज़ाखेज दास्तानें साथ लाए, जिन्हें रियासती मीडिया ने सरकारी तौर पर भी जगह दी। मिसाल के तौर पर एक जम्मू की हिंदू अखबार ने दावा किया, एक डोगरा कम अज कम 200 मुसलमानों को कत्ल कर सकता है। ये बयान मीडिया और सियासी जमातों की फिरका वराना शिद्दत की अक्कासी करता है। ये हालात मुसलमानों के कत्लेआम और उनकी बड़े पैमाने पर हिजरत की वजह बने। गुस्से से भरे डोगरा मुहाजिरीन ने जम्मू के अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर मुसलमानों की आबादी को ख़त्म करने का मंसूबा शुरू कर दिया। रियासती हुकाम ने उन्हें असला और गोला बारूद फराहम किया। सियालकोट यूनिट से भागे हुए गैर मुस्लिम फौजी जो अपने हथियार जम्मू लाए थे, अब उन्हें हथियारों से मुसलमानों पर हमले करने लगे। 1947 में रियासती सरपरस्ती में होने वाले इस कत्लेआम के असरात को समझने के लिए जम्मू के उस वक्त की आबादी के तनासिब पर नजर डालना इंतहाई जरूरी है। 1941 के मरदमशुमारी के मुताबिक जम्मू के मशरकी हिस्से में 6,19,000 गैर मुस्लिम आबाद थे, जिनमें से 10,000 सिख, 3,05,000 डोगरा राजपूत और ब्राह्मण शामिल थे, जबकि 4,11,000 मुसलमान भी मौजूद थे। दरियाए चनाब के शुमाल और आसपास के इलाकों में मुसलमानों की आबादी 40% थी और वो रियासी, रामबन और कुश्तवाड़ में अक्सरियत में थे, जबकि भद्रवाह में मुसलमान और हिंदू तकरीबन बराबर थे।
जम्मू सूबे के मुसलमानों की अक्सरियत पंजाबी जबान बोलती थी। मगरबी जम्मू के मुसलमान तारीखी, सकाफती और इक्तिसादी लिहाज से मगरबी पंजाब के शहरों से गहरे ताल्लुकात रखते थे और पाकिस्तान के 7 इलाक के खां थे। दूसरी तरफ वादी कश्मीर के कश्मीरी बोलने वाले मुसलमान शेख अब्दुल्ला की सेकुलर हुकूमत के हामी थे। जम्मू में मुसलमानों और हिंदुओं की मुख्तलिफ उमंगें इस बात को जाहिर करती हैं कि दोनों गिरोह रियासत के मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात रखते थे। डोगरा हिंदू जम्मू सूबे में मजमूई तौर पर अकलियत में थे, लेकिन वो उसके मशरकी अजला जैसे उधमपुर, खटुआ और चनानी जागीर में अक्सरियत में थे। जम्मू के 75% हिंदू उन्हीं 4 अजला में रहते थे जो पंजाब की हिंदू अक्सरियती इलाकों जैसे गुरदासपुर के करीब थे। गुरदासपुर 1947 में भारत में शामिल कर लिया गया था। जम्मू सूबे के ज्यादातर मुसलमान मगरबी अजला मीरपुर, रियासी और पोंच जागीर में रहते थे जो पंजाब के शहरों के करीब थे। इस कुर्बत की वजह से महाजरीन के लिए तकसीम के दौरान जम्मू सूबे में आना जाना कतई आसान था। कुछ इलाकों में फिरका वाराना अलहदगी ज्यादा शदीद थी। यहाँ RSS और चौधरी गुलाम अब्बास की जम्मू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अवामी हिमायत भी हासिल थी। तकरीबन तमाम फिरका वाराना फसादात जम्मू सूबे में हुए। हजारों अफराद का कत्ल हुआ और लाखों अफराद सरहदी शहरों सियालकोट, गुजरात और जेहलम की तरफ हिजरत कर गए। सबसे ज्यादा तबाही जम्मू में हुई जहाँ मुसलमान अकलियत में थे। ये फसादात उस्ताद दा मोहल्ला, पठाना दा मोहल्ला और खलका मोहल्ला में ज्यादा हुई। खलका मोहल्ला बाकी 2 मोहल्लों के मजमूए से भी बड़ा था। सितंबर 1947 के वक्त तक ये मुस्लिम आबादी तबाही का मंजर पेश कर रही थी। रामनगर मोहल्ला में दर्जनों गोजर कत्ल किए गए। जम्मू छावनी के इलाके में वाक़े गांव रायपुर को जलाकर खाक कर दिया गया। जम्मू शहर से मुसलमानों का कत्ले आम और उनको बेदखली को नस्ली सफाई की एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। नवंबर के आखिर तक लाखों कश्मीरी मुहाजिरीन सियालकोट, गुजरात और जेहलम के सरहदी शहरों में जमा हो चुके थे। डोगरा रियासती फौजी मुसलमानों पर हमलों में पेश थे। रियासती हुकाम मकामी रजाकार तंजीमों जैसे RSS और मशरकी पंजाब के इलाकों मसलन गुरदासपुर में मौजूद तंजीमों को भी असला फराहम कर रहे थे। रियासती हुकूमत जम्मू में हिंदू अक्सरियत कायम करने की कोशिश कर रही थी। 28 नवंबर को डोगरा फौज ने दुल्ला चक के तमाम मुसलमानों को निकाल दिया, ये दावा करते हुए कि ये रियासत का हिस्सा है। डोगरा फौज ने करीबी देहात पर हमला करके मुसलमानों को पुराने उज दरिया के किनारे भागने पर मजबूर भी कर दिया था। टाइम्स ऑफ लंदन ने अपनी शह सुर्खियों में जम्मू के वाकयात को नुमायां करते हुए जम्मू से मुसलमानों का सफाया जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए और यह भी बताया कि महाराजा हरि सिंह खुद जाती तौर पर तमाम अफवाज की क़यादत कर रहे थे जो मुसलमानों की नस्ली सफाई में मुलविस थी। नवंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तानी हुकूमत ने जम्मू से मुहाजिरीन को सियालकोट लाने के लिए मुतअद्दिद बसें रवाना की। जब ये काफिला जम्मू सियालकोट रोड पर पहुंचा तो डोगरा फौजी, RSS के अरकान और दीगर गैर मुस्लिम अनासिर वहां घात लगाए बैठे थे। इन हमला आवरों ने काफिले पर हमला करके बेशतर मुसाफिरों को कत्ल कर दिया और उनकी खवातीन को अगवा कर लिया। जो लोग बच निकलने में कामयाब हुए वो मुश्किल सियालकोट पहुंचे। द जर्नी टू पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेशन ऑन रिफ्यूजीज ऑफ 1947 के मुताबिक एक तालीम याफ्ता मुसलमान महाजर ने जो जम्मू से सियालकोट पहुंचा था बताया था कि 30 डोगरा फौजियों ने जम्मू में गाड़ियों के काफिले पर हमला किया जो मुस्लिम मुहाजिरीन को कश्मीर से निकाल कर ला रहा था। ज्यादातर मर्दों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया जबकि खवातीन को अगवा कर लिया गया। हुकाम ने ऐलान किया कि मुसलमानों के लिए कश्मीर रियासत में कोई जगह नहीं है और उन्हें सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक मुसलमान खालिद अली गुजर के 2 भाई और बहन जम्मू के रामपुरा मोहल्ले में मारे गए। ख्वाजा ताहिर जो बाद में सियालकोट के अस्करी कॉलोनी में मुकीम हुए ने अपने वालिदैन और भाई को जम्मू में खो दिया। एक नुमाया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सियासतदान हमीदुल्लाह की छोटी बच्ची भी जम्मू में अगवा कर ली गई थी। सरमद महमूद जो बाद में अस्करी कॉलोनी में रिहाइश पजीर हुए वो भी कहते हैं कि उनका खानदान नवाकोट के हालात से फरार होकर सियालकोट के कैंप में कई साल तक मुकीम रहा। ज़रार हुसैन जो बाद में मरकजी हुकूमत के मुलाजिम बने 1947 के आखिर में जम्मू से सियालकोट पहुंचे और वहां के खौफनाक हालात को याद करते हुए बताते हैं कि जम्मू शहर में महाराजा की रियासती फौजें मुसलमानों के कत्लेआम में पेश थी।
میرے والد جموں شہر کی عدالت میں معروف وکیل تھے. ہمیں جموں چھوڑ کر سیالکوٹ منتقل ہونے پر مجبور کیا گیا. حسین گجرار جو اکتوبر 1947 میں نواکوٹ سے سیالکوٹ منتقل ہوئے، وہ بتاتے ہیں کہ میری عمر اس وقت تقریباً 18 سال تھی. ایک رات ڈوگرا فوجی ہمارے گھر میں گھس آئے اور میرے والدین، بہن اور 2 چھوٹے بھائیوں کو قتل کر دیا. خوش قسمتی سے میں اس رات گھر پر نہیں تھا، اس لیے موت سے بچ گیا. جب اگلی صبح میں گھر واپس آیا تو ہر طرف خون بکھرا ہوا پڑا تھا اور میرے تمام گھر والے مارے جا چکے تھے. مہاراجا کے فوجیوں نے گھروں کا سارا سامان لوٹ لیا تھا. میں نواکوٹ سے سیالکوٹ تک پیدل سفر کرتا ہوا صرف ایک چھوٹے بیگ کے ساتھ پہنچا. ہندو ڈوگرا ریاست کا بڑا مقصد علاقے کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا اور مسلمانوں کو غلام بنانا تھا. بھارت کی 1961 کی مردم شماری کے نتائج جموں کے علاقے میں مسلمانوں کی آبادی کے زوال کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پر جموں صوبے کے تقریباً 123 دیہات مکمل طور پر خالی ہو چکے تھے اور جموں ضلع میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کم ہوئی. 1941 میں مسلمانوں کی تعداد 1,58,630 تھی جو 4,28,719 کی کل آبادی کا 37% تھی، جبکہ 1961 میں یہ تعداد کم ہو کر صرف 51,690 رہ گئی جو 5,16,932 کی کل آبادی کا صرف 10% تھی. کٹھوا میں بھی مسلمانوں کی نصف سے زائد آبادی ختم ہو چکی تھی. اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ آبادی کا تناسب بدلنے کا منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا. مہاراجا کے وزیر اعظم مہر چند مہاجن نے جموں آمد پر ہندو رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ چونکہ اب اقتدار عوام کے ہاتھ میں ہے وہ برابری کا مطالبہ کریں. جب ایک رہنما نے سوال کیا کہ برابری کیسے ممکن ہو سکتی ہے جب آبادی کا تناسب قریب ہے، تو مہاجن نے نیچے رام نگر کے قدرتی ذخیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آبادی کا تناسب تو بدلا جا سکتا ہے. ستمبر 1947 میں جموں میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تشدد کو نسل کشی قرار دیا جاتا ہے. ڈوگرا ریاست کے مہاراجا نے ان مظالم میں براہ راست شرکت کی اور مسلمانوں کے خلاف منظم جرائم کے ذمہ دار بنے تھے. 10 اگست 1948 کو ٹائمز آف لندن نے رپورٹ کیا کہ ڈوگرا ریاست کی تمام افواج جن کی قیادت خود مہاراجا کر رہے تھے نے بے دردی سے 2,37,000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان میں سے 8 لاکھ افراد نے ہجرت کی کوشش بھی کی تھی. 1951 کی مردم شماری کے مطابق جموں ہندو اکثریتی علاقہ بن چکا تھا. نومبر کے آخر تک 3 لاکھ سے زائد کشمیری مہاجرین سیالکوٹ، گجرات اور جہلم کے سرحدی شہروں میں جمع ہو چکے تھے. سیالکوٹ کی قربت کی وجہ سے وہاں تقریباً 2 لاکھ جموں کے مہاجرین پناہ لینے پہنچے. جموں سے سڑک اور ریل کے ذریعے رسائی کی سہولت نے اسے مہاجرین کے لیے پہلی پسند بنا دیا. بہت سے کشمیری مہاجرین کو وہاں پہلے سے موجود کاروباری اور خاندانی تعلقات کی وجہ سے مدد بھی ملی تھی. بیشتر مہاجرین کے پاس تشدد سے بچنے کا واحد راستہ فرار تھا. یہ مہاجرین سیالکوٹ میں سب سے نمایاں کمیونٹی بن گئے. خوش نصیب افراد نے غیر مسلموں کی چھوڑی گئی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، مگر بہت سے لوگ کیمپوں، اسکولوں اور فوجی بیرکوں میں مقیم رہے. بعض افراد نے ریلوے اسٹیشنوں، فٹ پاتھوں اور خالی جگہوں پر پناہ لی. سب سے بدقسمت افراد کو خالی فیکٹریوں میں رکھا گیا جہاں ان کے ساتھ بہت خوفناک، غیر انسانی اور جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. پانی اور نکاسی آب کے نظام موجود نہ ہونے کی وجہ سے صحت کے مسائل مزید سنگین ہو گئے. سیالکوٹ کے گندا سنگھ اسکول میں موجود تقریباً 20,000 مہاجرین میں سے تقریباً سب کو چیچک ہو گئی. 21 نومبر کو سیالکوٹ آنے والے چند انگریزوں کے وفد نے مہاجرین سے ملاقات کی جنہوں نے اپنے گھروں اور فصلوں کو جلائے جانے اور ریاستی افواج کے ہاتھوں قتل عام کی المناک کہانیاں سنائیں. اس کے بعد جمعہ کے خطبات اور مقامی پریس میں جموں کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور ان کی نسلی صفائی کی دردناک کہانیاں کئی عرصے تک بیان کی جاتی رہیں. اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.